तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूटीज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। सो हम डिस्कस कर रहे थे आईएसए 26000 की गाइडलाइंस, और आईएसओ 26000 बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और अपनी पॉलिसीज को नंबर वन स्टेबल करें, एस्टैब्लिश करें, दूसरे नंबर पे उन पॉलिसीज को इवेल्युएट करें, और तीसरे नंबर पर जो भी उसके अंदर रेमेडीज या जो भी लेट सपोज उनको इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर करने की जरूरत है वो इस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए वो अंडरगो करें, ठीक है। तो contributes to sustainable development including the health and welfare of society. Number 2, it takes into account the expectations of stakeholders. Stakeholder expectation बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम बकायदा एक स्टेक होल्डर मैपिंग का मैट्रिक्स देखेंगे, डायग्राम देखेंगे सेक्शन नंबर बी के अंदर जाके, जो कि बीसीजी ग्रुप ने भी दिया, उनका भी एक मैट्रिक्स है, और उसके अलावा भी जो है एक मैट्रिक्स है जो कि हमें स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन जो है वो पता चलती है कि किस तरह के स्टेक होल्डर्स की किस तरह की एक्सपेक्टेशंस जो है वो हो सकती हैं, और फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें किस तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह का जो है वो मामला करना चाहिए। कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको राजी रखना बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं कि जिनको सिर्फ इन्फॉर्म करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं कि जिनकी हाँ में हाँ मिलाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स है कि जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम अपने सेक्शन बी के अंदर कवर करेंगे, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेक होल्डर्स कौन है। तो स्टेक होल्डर्स आर ऑल दोज इंडिविजुअल्स कि या तो उनकी एक्शन से ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फर्क पड़ता है, या ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसकी डिटेल डेफिनेशन हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आगे देखने वाले हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आईएसओ 26000 जो है कौन सी तरह का ट्रांसपेरेंट और एथिकल बिहेवियर रिक्वायर करता है कि दैट कंप्लाइज विद एप्लीकेबल लॉ एंड इज कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड is integrated throughout the organization and practiced in its relationships। यानी कि सिर्फ किताबी ना हो बल्कि अमली भी हो, वरना किताबों में तो चीजें भरी पड़ी हैं कि जनाब यो भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, लेकिन अगर वो इन एक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रही। लिहाजा आईएसओ 26000 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजंस और उनकी एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से होनी चाहिए, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और एथिकल बिहेवियर शो होना चाहिए उन एक्टिविटीज में और डिसीजंस में कि जो सबसे पहले नंबर पर कंट्रीब्यूट करे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करे, जो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस है उनके मुताबिक हो, और इंटरनेशनल पॉलिसीज के भी कंसिस्टेंट हो, और चौथे नंबर पर क्या चीज है कि ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इम्पार्ट हो और एप्लीकेबल हो, जस्ट लाइक के हर जिस तरह के हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है उस तरह से जो है इस हर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये चीजें एप्लीकेबल हो। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूं कि आईएसओ 26000 सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ये फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई नहीं करता कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हमें किस तरह से करनी है। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बेसिकली क्या है, ये एक एनुअल रिपोर्ट या जो हर कंपनी जो है वो हर साल इशू करती है, ठीक है। आप लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की एनुअल रिपोर्ट से वाकिफ हैं। अगर आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप एससीसीपी की वेबसाइट पर चले जाएं या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चले जाएं, वहां पर जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ही उन्होंने ये लिखा होगा कि दिस एनुअल रिपोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, और अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये चीज लिखी होगी कि वी आर एट एन इनिशियल स्टेज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इतना ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन पिछले 7-8 साल से तकरीबन चल रहा है, लेकिन आज तक बेसिकली हम प्रॉपरली ये डिफाइन नहीं कर सके कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है, इसलिए क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज दूसरे से डिफरेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कैपिटल है वो दूसरे से डिफरेंट है। ये सारी चीजें हम आगे चल के आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
तो बात यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि जो ISO 26000 है उसने हमें फ्रेमवर्क नहीं दिया था कि किस तरीके से हमने रिपोर्टिंग करनी है। जस्ट लाइक कि हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। IFRS क्या है? ये बेसिकली एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। इसी तरह US गैप या कैनेडियन गैप ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरह से करनी है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को किस तरह से रिपोर्ट करना है। दुनिया में और भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन जिनको ज्यादा पजेराई मिली है वो IFRS है या US गैप है, और यही आमतौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का कोई फ्रेमवर्क सन 2000 से पहले जो है वो अवेलेबल नहीं था। और सबसे पहला फ्रेमवर्क जो है जिस इदारे ने पेश किया वो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव उसका नाम है, जिसको प्यार से GRI बोलते हैं। The earliest framework for reporting on social responsibility and sustainable development activities was introduced by the Global Reporting Initiative, GRI. The first GRI reporting guidelines, sustainability reporting guidelines on economic, environmental and social performance, इसका basically नाम था, were launched in the year 2000 and GRI has updated them several times since. यानी कि ये continuously update होते जा रहे हैं। अब सन 2000 से आज 2022 है, ठीक है, इसी तरीके से साल बढ़ते जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स जो है वो आती जा रही हैं, क्योंकि नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। नई नई इन्वेंशंस की वजह से टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। सन 2000 के अंदर जो चीजें लेबर इंटेंसिव थी आज वो मशीन इंटेंसिव है, और लेबर इंटेंसिव एनवायरनमेंट से एक मशीन इंटेंसिव एनवायरनमेंट में जो इंडस्ट्री ने कन्वर्जन की है, उस कन्वर्जन की वजह से जहां पर हमारी कॉस्ट रिडक्शन हुई है जो कि एक फाइनेंशियल एलिमेंट है, वहीं पर हमारी इस कॉस्ट रिडक्शन की वजह से एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किस तरीके से? मशीन आपकी फ्यूल पे ऑपरेट हो रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैसोलीन, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कैरोसिन हो, किसी ना किसी तरीके से तो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है ना, या बैटरी इस्तेमाल हो रही है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर है। सबसे पहले तो ये कि आपकी नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा हुआ है, चाहे वो स्मोक की फॉर्म में हो, चाहे वो केमिकल डिस्चार्ज की फॉर्म में हो एज अ बाय प्रोडक्ट, या चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, जैसे ही वो एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज होता है तो उससे माहौल में, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन और आलूदगी पैदा हो रही है, और इस आलूदगी का, इस पोल्यूशन का नुकसान जो है हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं ऑफ द एनवायरनमेंट एज अ होल। तो नए से नई इन्वेंशन की वजह से एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसके अंदर भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। फिर ऐसा हुआ कि एक इन्वेंशन की वजह से जो नुकसान एनवायरनमेंट को देखना पड़ा, एक और इन्वेंशन ने उसको नलीफाई करने की कोशिश की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब ये एयर कंडीशनर्स नए नए आए, रेफ्रिजरेटर्स नए नए आए, तो इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो है वो इस्तेमाल होते थे। कार्बन बेस्ड कंपोनेंट है जो कि बहुत ज्यादा ओजोन के लिए भी नुकसानदेह था और एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह था। तो अब कंपनीज ने एक उसका मुतबादिल चीज जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू की, जिसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन और फ्लोरीन और कार्बन मिलकर जो है बेसिकली वो जरूरत पूरी करते हैं, और ये चीजें बेसिकली आजकल हमारे एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। फर्क क्या है? CFC जो है बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, जबकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो एनवायरनमेंट के फ्रेंडली है। अब अगर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो अमल में ना लाई गई होती तो क्या फायदा था या क्या नुकसान था? हो सकता है CFC जो है वो कम कॉस्टली हो और ऑर्गेनाइजेशन उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज कर दे, लेकिन एनवायरनमेंट नुकसान था। जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ वाली शिक थी जो ISO 26000 ने बताई है, वो निगलेक्ट हो रही थी, वो हर्ट हो रही थी। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूरन HFC के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ा। बेशक फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट द टेक्निकल पर्सन, राइट पर्सन टू से दैट, लेकिन लेट सपोज हो सकता है HFC जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली आइटम हो एज कंपेयर टू CFC, बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस मजबूरन उसको इस्तेमाल करने की पाबंद है,
क्योंकि दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एज पार्ट ऑफ द CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू अडॉप्ट दैट। तो इस वजह से ये जो अपडेट्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली आ रही हैं और उन अपडेट्स के मुताबिक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करती हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं ये भी बात बताता चलूं और आगे आप लोग इन स्लाइड्स के अंदर भी देखेंगे कि हर कंट्री की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट करनी है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होती है और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई एस्पेक्ट्स को लेकर चल रही होती है, तो कुछ कंपनीज ने अपने लिए लाजिम करार दिया है कि हमने नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रेजेंट करना है इन एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम यूएस की भी बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की, बिकॉज CMA is a US based certification and we will be talking about the United States more than our local country. So in the United States even ये जो हमारी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको बयान करना, इसको रिपोर्ट करना इज नॉट अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड रिपोर्ट करना इज लीगली व्हाट वी से सिग्निफिकेंट, हाउएवर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट। तो लेकिन मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वो कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज भी इसको लीगल कहती हैं, मतलब इसको लीगली रिक्वायर्ड है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने तो अपने ऊपर वैसे ही लाजिम करार दे दिया हुआ, खासतौर पर जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, तो सम नेशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है कि वो ममालिक जहां पर ये नेशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, जिसको प्यार से IIRC बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। और इस काउंसिल का क्या पर्पस है? इसका पर्पस था टू क्रिएट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन कम्युनिकेशंस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे कि बात थोड़ी सी घुमा फिरा कर हो रही है और अल्टीमेटली हम इसी तरफ जा रहे हैं। ये जो 3-4 चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि आज हम क्या चीजें पढ़ेंगे, कैपिटल टाइप, CSR, सस्टेनेबल ग्रोथ, फलाना, इंटीग्रेटेड थिंकिंग, वैल्यू क्रिएशन वगैरह। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों को डिस्कस करना है, लेकिन डिस्कस करने का तरीका थोड़ा सा जो है वो यूनिक होगा, और वो यही है कि हम एक चीज की डेफिनेशन के अंदर एक दूसरी चीज का जिक्र कर देंगे, फिर उस दूसरी चीज की डेफिनेशन में एक तीसरी चीज का जिक्र कर देंगे। तो इससे आप लोगों को एक तो ये बात भी पता चलेगी कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर यह भी हमें पता चलेगा कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमने साथ लेकर चलना है, और अल्टीमेटली इसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली वैल्यू क्रिएशन। ये जो ISO 26000 है, ये जो इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल और इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका पर्पस ये नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पाबंदी लगा दे कि उससे वैल्यू क्रिएशन नहीं करनी है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी मेक नहीं करनी। इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप वैल्यू क्रिएशन इस तरह से करो कि ओवरऑल सोसाइटी भी बेनिफिट हो और आपका जो वैल्यू क्रिएशन के अंदर जो आपका फाइनेंशियल कैपिटल था, जो कि आगे हम चलकर देखेंगे, वो भी इंप्रूव होता रहे। ठीक है, तो यहां पर जनाब इसका पर्पस हम दोबारा देख लेते हैं, to create a globally accepted framework for a process that results in communications by an organization, communication in the form of a report about value creation over time, and this international framework was published in December 2013। तो यहां पर हमें पता चला कि सबसे पहला फ्रेमवर्क कि जिसके बाद लोगों को यह बात मालूम हुई कि अच्छा हमने ये चीजें रिपोर्ट कैसे करनी है, वो 2013 था। सो 2013 वाज बेसिकली द फर्स्ट ईयर जब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का बाकायदा आगाज हुआ है, और ये चीज CMA के सिलेबस के अंदर भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। CMA के सिलेबस में भी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का एलिमेंट जो है वो अभी कुछ अरसे से 2-4 साल पहले से जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अंदर ये चीज जो है वो शामिल की गई है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक दूसरे से डिफरेंट है। जिस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक फ्रेमवर्क है जो कि मोर और लेस हर मुल्क में जो उस फ्रेमवर्क को यूज कर रहा है सेम होता है, विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू डिफरेंसेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में भी बताया था कि जिस तरह हम इक्विटी की प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो उसके अंदर आमतौर पे जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसको हम इक्विटी के अंदर शो नहीं करते, इक्विटी से अलहदा एक लाइन आइटम शो करते हैं, वेयर एज IFRS मेक्स इट पार्ट ऑफ इक्विटी। Similarly, the US GAAP also makes it part of equity. So why in Pakistan we show it other than
इक्विटी एज अ सेपरेट लाइन आइटम, दिस इज बिकॉज हर मुल्क के अंदर अपना एक गैप या अपना एक कानून होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये हिसाब किताब है कि whenever the requirement of IFRS will be against or in contradiction to the requirement of the Companies Act 2017, तो फिर जो कंपनीज एक्ट होगा दैट विल प्रिवेल एंड IFRS जो है उसको हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो तभी जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना, जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कंपनीज इशू करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, बल्कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी ये लिखा होता है कि एज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, या मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जिस तरह से भी होता है तो इस तरह से इस चीज को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएशन एक दूसरे से डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल्स डिफरेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिकली प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट है, उसकी एक्टिविटीज डिफरेंट है। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट होगी हर ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी से। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे जरूर हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, 8 कंपोनेंट्स हैं जो कि बेसिकली किसी भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में होना जरूरी है। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट काउंसिल का। ठीक है, इसका मिशन देखेंगे, इसका हम विजन देखेंगे और इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो whenever we are talking about any organization, so there are three most important things, sorry. First of all, the mission of an organization, कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, ये बनी क्यों है, इसका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, दिस इज द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। And whenever we are talking about the vision of an organization, so basically we are talking about where the organization is watching itself to be in the years to come. यानी कि मकसद तो हमारा ये था बनने का और हम इस यहां से शुरू कर रहे हैं, लेकिन where do we see ourselves to be in future, this is the vision of an organization. और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली मिशन के ताबे होते हैं और विजन के मुताबिक होते हैं, और बेसिकली दीज ऑब्जेक्टिव्स टेक एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स टू इट्स विजन अंटिल द विजन इज अचीव्ड, जो कि बेसिकली बहुत लॉन्ग टर्म होता है। और आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली उसका कोई खास टाइम पीरियड नहीं होता, बल्कि एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। ठीक है, तो बहरहाल बहस हमारी कहीं और चली जाएगी। तो हमने ये 3 चीजें इसकी देखनी IIRC की, जो कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी काउंसिल की हम देखते हैं। तो इसका मिशन क्या है, टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग विद इन मेन स्ट्रीम बिजनेस प्रैक्टिस एज अ नॉर्म इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यानी कि इसका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ये था कि हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग को एक नॉर्मल चीज बनाना है, एक नॉर्म बनाना है, नॉट ओनली इन द पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो इन द प्राइवेट सेक्टर, कि वो लोग इंटीग्रेटेड थिंकिंग, इंटीग्रेटेड थिंकिंग की डेफिनेशन हम अभी देखते हैं। इंटीग्रेटेड थिंकिंग और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को बिजनेस प्रैक्टिस का एक नॉर्म बनाना इस काउंसिल का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, IIRC का जो है वो मिशन है। और इसका विजन क्या है, टू अलाइन कैपिटल एलोकेशन एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर to wider goals of financial stability and sustainable development through the cycle of integrated reporting and thinking. अब कैपिटल एलोकेशन, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा इशू होगा कि भी कैपिटल एलोकेशन का क्या मतलब है। अभी तक तो सिर्फ एक कैपिटल हमने पढ़ा था पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, तो यहां पर क्या ये वही कैपिटल है या कुछ और है, तो इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने होते हैं। ठीक है, कैपिटल एलोकेशन का मतलब ये है कि जितने भी कैपिटल्स हैं, अभी फिलहाल छोड़ दें कि 6 टाइप्स हैं। लेट सपोज अभी सिर्फ हमें एक ही कैपिटल का पता है जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, जिससे हम अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो फाइनेंशियल कैपिटल की भी अगर हम लेट सपोज बात करें तो हमने उसको किस तरह से कहां कहां लगाना है और हमारा कॉर्पोरेट बिहेवियर टुवर्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल कैसा होना चाहिए, ताकि हमारे जो वाइडर गोल्स हैं, वाइडर गोल्स यहां पर ये कीवर्ड है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द साइकिल ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग। इस पॉइंट को समझने के लिए आप लोग 2-3 चीजों को जो है वो अपने जहन में रखें। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कैपिटल एलोकेशन की बात की है, यहाँ पर मैं इसको जो है वो सर्कल कर देता हूँ, कैपिटल एलोकेशन को। दूसरे नंबर पर हमने बात की कॉर्पोरेट बिहेवियर की,
और तीसरे नंबर पर हमने वाइडर गोल्स की बात की, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। और गोल्स कौन से हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द साइकिल ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग। यहां पर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक ना बैठे और आप लोगों का जहन जो है थोड़ा सा इस तरफ चलना शुरू हो जाए। खुश्क टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करना इज इंपॉर्टेंट। रूट लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि लफ्ज व सीना बसीना याद नहीं करना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर आज आप लोग अपने जहन में बिठा लेंगे तो इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि आपके एग्जाम में आपको काम आएगा, बल्कि ओवरऑल आप लोगों की एक डेप्थ लर्निंग इस हवाले से जो है वो डेवलप हो जाएगी। कैपिटल एलोकेशन का मतलब यह है कि हमारे मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ कैपिटल को हमने किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आना है। और कॉर्पोरेट बिहेवियर का मतलब यही है कि बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए। वाइडर गोल्स यानी कि हमें शॉर्ट टर्म नहीं देखना, हमने सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचना, वी हैव टू थिंक अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी, अबाउट द ओवरऑल एनवायरनमेंट, अबाउट द ओवरऑल सोसाइटी इन विच वी आर ऑपरेटिंग। और गोल्स कौन से हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो गया ना कि हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि अपने आइंदा आने वाली नस्लों का भी ख्याल करना है। किस तरह से पॉसिबल होगा? साइकिल ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड थिंकिंग। अच्छा, अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का तो हमें पता चल गया एक लेमन लैंग्वेज में कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग रिलेट करता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट से, और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर हमारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों शामिल होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि हमने स्टेक होल्डर्स को एक ऐसी रिपोर्ट देनी है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और वो तमाम की तमाम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसने इन्फ्लुएंस किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ये प्रोवाइड करनी है, तो हमारा दिमाग हमेशा इंटीग्रेटेड थिंकिंग के हवाले से ही चलेगा। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्शंस होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव से होंगे, नॉट ओनली अबाउट अवर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव कि यार हमारा जो डिसीजन है ये इकोनॉमी को या सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को एज अ होल कैसे हिट करेगा, कैसे बेनिफिट करेगा या कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो जब हमारी थिंकिंग इंटीग्रेटेड होगी तो इसका मतलब यह है कि हम अपना कैपिटल भी उसी हिसाब से एलोकेट करेंगे, हमारी जो कॉर्पोरेट बिहेवियर होगा वो भी इसी तरीके से होगा, और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हमें मिल ही जाएगी, लेकिन इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव हो जाएगी। तो ये जनाब इसका विजन है हमारी IIRC का। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू चेंज द कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम सो दैट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बिकम्स द ग्लोबल नॉर्म। इसके अंदर तो मैं समझता हूं आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए, इस चीज को हम जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ तब से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को देख लेते हैं कि द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट दैट मे बी रेड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली कॉपी हुई है फ्रॉम द IIRC, ठीक है। स्टेक होल्डर्स आर those groups or individuals that can reasonably be expected to be significantly affected by an organization's business activities, outputs, or outcomes, or whose actions can reasonably be expected to significantly affect the ability of the organization to create value over time। वही बात है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये ऐसी मखलूक होती है कि जो या तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से, उसकी एक्शन से, या उसकी आउटकम से या आउटपुट से इफेक्ट होती है, या इसके एक्शन से जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है टू क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम ये इंपैक्ट हो सकती है। तो जो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल करता है उसको हम कहेंगे कि ये बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब वो लोग जिन्होंने बिजनेस में फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग की हुई है, शराकत दारी की हुई है। अगर हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डू वी से, अ पार्टनरशिप, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड, ठीक है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल प्रोप्राइटर जिसका वो बिजनेस है।
Employees, ये internal stakeholders होते हैं of an organization. Customers, suppliers, business partners, local communities, NGOs, environmental groups, legislators, regulators, and policy makers.